अस्सलामुअलैकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, वजीर आजम पाकिस्तान 10 महीनों में रियासत के लिए सियासत कुर्बान करने से जान कुर्बान करने पर आ गए, मगर मुश्किलात जूं की तूं हैं। ना महंगाई कम हुई, ना आवाम को रिलीफ मिल सका, ना मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम आया और ना ही सियासी बहरान में ठहराव आया। मगर वजीर आजम शहबाज शरीफ आज भी रियासत बचाने के लिए अपनी सारी सियासी कमाई लुटाने के दावे करते नहीं थकते। आपको आज डंके की चोट पर ऐलान करना चाहता हूं पूरी ईमानदारी के साथ कि पीएमएलएन और हमारी जो मखलूत हुकूमत है कि मैं बतौर इस हुकूमत के वज़ीर आज़म के मैं अपनी सारी की सारी सियासी जो कमाई है मैं कुर्बान कर दूंगा पाकिस्तान की रियासत को बचाने के लिए और पाकिस्तान को बचाने के लिए। मैं अपनी जान दे दूंगा पाकिस्तान के लिए। मैं हर कदम उठाऊंगा इंशाअल्लाह। मोहतरम वजीर आजम साहब, आपने वजीर आजम बनते ही कहा था कि मज़ाहमत नहीं मुफाहमत करेंगे और सारी सियासी जमातों को साथ मिलाकर चलेंगे। मगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एक रुकन को आपकी हुकूमत ने अवामी पार्लियामान से निकाल दिया है। ये कैसी मुफाहमत है जनाब वजीर आजम साहब? आपने जलसा आयाम से खिताब करते हुए कहा था कि अवाम को सस्ता आटा देने के लिए अपने कपड़े बेच दूंगा। हुजूर, आपने कपड़े बेचे या नहीं? अवाम ने आटा लेने के लिए अपने कपड़े बेच डाले। सस्ते आटे के लिए अगवा तक हो गए और लंबी लंबी लाइनों में ऐसे लगे कि कब्र में जा सोए और उनके बच्चे शाम की रोटी के लिए आने वाले आटे का इंतजार करते रह गए। जनाब वजीर आजम साहब, मुल्की खजाना खाली होता जा रहा है, एलसीज बंद हैं, खाम माल की किल्लत पैदा होती जा रही है, फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं गायब होता जा रहा है, अवाम को रोजगार के लाले पड़ चुके हैं, महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। मगर आपकी काबीना में वुज़रा की भर्तियां हो रही हैं, कैबिनेट के मेंबर्स की तादाद 70 तक पहुंच चुकी है, प्रोटोकॉल जूं का तूं बरकरार है और अल्ले तलल्ले उरूज पर हैं। जनाब वजीर आजम साहब, पीटीआई के इस्तीफे मंजूर होने पर आपके विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 35 हलकों में इमरान खान ही उम्मीदवार होंगे। ये भी कहा कि गलियां हो जावन सुंजियां कुछ मिर्जा यार फिरे। वजीर आजम साहब, गलियां तो आपने पार्लियामान की सुंजियां कर दी हैं और अकेले फिर रहे हैं क्योंकि कोई ऑपोजिशन वहां पर मौजूद ही नहीं है। वजीर आजम साहब, आप कर्ज लेकर नौजवानों को कर्ज देने की पॉलिसी बना रहे हैं, मगर आवाम को आटा नहीं मिल रहा, मुल्क में लोड शेडिंग खत्म नहीं हो रही, रोजगार मुश्किल तर होता जा रहा है, सिक्योरिटी इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, मुल्क के दिवालिया होने की अफवाहें दम तोड़ती नजर नहीं आती, हालात तकलीफदेह होते दिखाई देते हैं। मगर आप आज भी बातें, वादे और दावे कर रहे हैं। आप ऐलान करते हैं मगर इकदामात नहीं करते। इकदामात कब होंगे, कैसे होंगे, आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा, ये सियासी बहरान आखिर कब खत्म होगा, इस पर आज अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। अपना पैनल इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन किया है अंदलीब अब्बास साहिबा ने। इनके साथ साथ मुस्लिम लीग नून से अली गौहर बलोच साहब मौजूद हैं और सीनियर तज्जियाकार हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। तीनों का बहुत शुक्रिया, हैशटैग सियासत के लिए वक्त निकाला, क्योंकि ये सवाल जो है ये हुकूमत से बनता है। तो अली गौहर साहब, मैं आपसे पूछूंगी, आप तो इस्तीफे कबूल नहीं कर रहे थे, इतने महीने हो गए, जब इमरान खान साहब ने कहा कि पार्लियामेंट वापस जाते हैं या इंदिया दिया, आपने एकदम से इस्तीफे कबूल करना शुरू कर दिए। ये कैसी पार्लियामेंट है जो अपोजिशन के बगैर चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फरवा, तज्जुब वाली बात तो ये है कि खान साहब ने जब से कि उनकी गैर जमहूरी हुकूमत जो कि आरटीएस सिस्टम के ज़रिए वोट चुरा कर आई थी और प्री पोल रिगिंग में उन्होंने हाथ धोए थे, उस हुकूमत को जब एक आइनी और जमहूरी तरीके के साथ हटाया गया तो जिस तरह से उन्होंने मुल्क का सत्यानाश पौने 4 साल में पाकिस्तान की मईशत को डबोया, उस मईशत को कि जो मईशत तकरीबन तरक्की की मंजिलें तय कर रही थी, उस मईशत की तबाही की और पाकिस्तान को जो है वो कर्जों के तले जो है दबा दिया, पाकिस्तान में करप्शन के नए नए रिकॉर्ड कायम किए। इसी तरह से उन्होंने सियासी इंतशार फैलाने की कोशिश की है और असम्बलियों से इस्तीफे दिए, असम्बलियों को तोड़ा। और आपको याद होगा और पाकिस्तान के अवाम को तो अच्छी तरह से याद है कि जो उन्होंने गैर आइनी कदम अपने डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के जरिए उठवाए, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 6-0 के साथ उनका फैसला आया और वो असम्बलियां बहाल हुई।
उसके बाद भी खान साहब बाद ना आए, कभी सूबाई असम्बलियां तोड़ने की बातें, कभी अदालतों में जाना कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं, कभी स्पीकर से मिलना। और जब इस्तीफे मंजूर होना शुरू हुए तो दोबारा जाकर असेंबली के सामने शोर गुल करना। सारे कर देते इस्तीफे कबूल, वो तो आपने नहीं किया, आपने तो उसमें इंटरवल्स रखे। तो देखें, उसमें यह था कि जब उन्होंने इंसिस्ट किया है तो अब तो तकरीबन एक साथ ही हो गए ना। जो पहले हुए स्पीकर साहब ने यह कहा था कि मैं अपनी तसल्ली कर रहा हूं, जाहिर है उनके ऊपर भी एक आईनी जिम्मेदारी है और ये उनका स्वाबदीदी इख्तियार भी है। और जब उन्होंने समझा ये तो इस्तीफे दे चुके थे, और इनकी साथ ही साथ ये देखें कि मतलब है तमाम सीटों पर खान साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और तज्जुब वाली बात है कि अपनी सूबाई हुकूमत है, असम्बलियां तोड़ के मुल्क में सियासी इंतशार पैदा किया, और अपने वजीर आला को बकौल जो भी थे वो भी एक सिलेक्टेड वजीर आला थे, उनको हटा के अब कहते हैं कि नहीं हमारा फिर वजीर आला लगाया जाए। तो मतलब कैसी ये पाकिस्तान की सियासत के साथ किस किस्म का खिलवाड़ कर रहे हैं। पाकिस्तान को का खजाना लूटने पर इनको तस्कीन नहीं आई, पाकिस्तान की माशी तबाही करके इनको तस्कीन नहीं आई, पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चोरी करके इनको तस्कीन नहीं आई। तो अब पाकिस्तान को ये सियासी इंतशार, लेकिन अली गौहर साहब, जब आपको उनको वेलकम कहना चाहिए था, आप लोगों ने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए, आप उनकी नुमाइंदगी रहने देते। हो सकता है कि वो वापस पार्लियामेंट आते हैं, जैसे आपके वुजरा भी कह रहे थे कि आ जाएं, वापस बैठते बात करते हैं। दिलीप बाबा साहब, आप लोगों ने भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा सबको, जब इनको कहा था तब तो ये ना आए, और अब सिर्फ अब फिर एक सियासी इंतशार। पंजाब की असम्बली तोड़ के अब कहते हैं कि हमने कौमी असम्बली के अंदर जाना है। कुछ दिन पहले स्पीकर साहब को मिलते हैं, कहते हैं हमारे इस्तीफे मंजूर क्यों नहीं कर रहे। तो अब तो खान साहब की ख्वाहिश पूरी हो गई है। अब केपी के असम्बली उन्होंने तोड़ डाली, पंजाब, लेकिन माजरत है इसकी कोई नजीर नहीं मिलती। अली गौहर साहब, इस पे भी हम बात करेंगे। अली बाबा साहब, आप लोगों को 12 बुलाते रहे पीडीएम वाले, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस भी लहजे में बुलाया, लेकिन आपको दावत दी, मुतादिद वुज़रा भी कहते रहे आ जाए, आप लोग नहीं आए। अब आपने जब फैसला किया ये, तो मैं ये सेंटेंस बोलते हुए जरा हिचकिचाहट तो हो रही है, लेकिन आप मुझे दुरुस्त कर दें कि बड़ी देर नहीं कर दी मेहरबा आते आते। जी शुक्रिया फरवा। सबसे पहले तो मैं ज़रूर इनसे पूछूंगी कि मिफ्ताह इस्माइल साहब और डार साहब दोनों को ये मतलब झूठा करार दे रहे। आपको पता है कि मिफ्ताह इस्माइल ने इस वक्त पता नहीं कितने प्रोग्राम्स और सेमिनार्स कर लिए हैं, और उसमें बताया कि डार साहब ने, जो आप सारे भी चैनल्स पे कहते रहे हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया इकोनॉमी का, उन्होंने ये एलसीज रोक के पूरा सिस्टम सप्लाई चेन का, इंपोर्ट्स का, एक्सपोर्ट्स का बेड़ा गर्क कर दिया। ये तो मिफ्ताह इस्माइल साहब कह रहे हैं। अच्छा, मिफ्ताह इस्माइल साहब ने जो किया उसके बारे में सुलेमान शहबाज कह रहे हैं कि वो जोकर था, और उसके बाद आप देखें कि डार साहब ने कहा है कि ये इसकी हैसियत क्या होती है। तो जब मिफ्ताह इस्माइल साहब से पूछा गया कि आप जो कह रहे हैं कि डार साहब ने बेड़ा गर्क किया है, तो ये तो सबको पता है कि एलसीज रोकेंगे तो आप पूरे मुल्क की सप्लाई चेन रोक देंगे, तो डार साहब को क्यों नहीं कोई कहता। तो उन्होंने कहा जी कि वो मसला ये है कि वो, ये आपके प्रोग्राम में भी सबने दिखाया है, उन्होंने कहा कि वायरल हुआ हुआ ये कि मसला ये कि वो डार साहब जो है उनकी बेटी के सुसर हैं, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, फिर साद रफीक ने कहा कि मुल्क तो तरक्की कर ही नहीं सकता। शौकत तरीन साहब जब आपके वजीर खजाना नहीं थे तो वो क्या कहते थे, वो भी ऑन रिकॉर्ड है, जब हुए तब क्या कहते थे, फिर बाद में उन्होंने क्या कहा, वो स्टेटमेंट भी सबके सामने ही है। जब इक़्तिदार में होते तो कुछ और, लेकिन मेरा सवाल वहां पर है, आप लोगों ने इतनी देर क्यों लगा दी? अगर जाना ही था उस पार्लियामान में तो पहले चले जाते। आप प्लीज मेरी जरा बात, मुझे आपने बड़ा तहम्मुल से उनको सुना, मेरी भी सुने। अच्छा, मैं 9 महीनों की बात कर रहे हैं ना मैं, क्योंकि ये तो लगता है कि कहीं शायद अमेरिका की और यूरोप की बात करें। यही है, इनको टच ऑफ रियलिटी नहीं है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में 17 घंटे का पूरा ब्लैकआउट कभी नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि ये वो है जिन्होंने पाकिस्तान का क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क जो है हम 5% पे छोड़ के गए, ये 95% पे ले आए। और आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट पिछले 25 साल में सबसे हाईएस्ट है, इस वक्त 17% है। आपके अकॉर्डिंग टू एप्टमा 70 लाख लोग बेरोजगार हो गए। तो ये सारी बातें ये इनके लोगों ने की। और ये मिफ्ताह इस्माइल जो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे लेके आया था,
उसने खुद कहा कि जी उसमें लिखा हुआ साइंड बाय हिम कि 6% ग्रोथ थी, अब नेगेटिव में हो गई है, 1% भी नहीं रही। और आपको ये भी पता है कि ये जो आपकी एक्सपोर्ट्स थी 31 बिलियन की, वो भी नीचे आ गई। आपको बाकी तो पता ही है कि आपका जो रिजर्व्स हैं इस वक्त कहा जा रहा है कि जो 16 बिलियन पे थी वो 4 बिलियन से कम हो गई। ठीक है अंधी बाबा साहबा, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बिल्कुल अपनी जगह पर मौजूद हैं। सवाल फिर मैं रिपीट कर देती हूँ, आप लोगों ने इतनी देर से ये क्यों सोचा? मैं बिल्कुल इसका जवाब दे रही हूँ। मेरा एक सवाल है कि जी वो तोशा खाना कहते रहे 9 महीने, ठीक है ना, तोशा खाना तोशा खाना तोशा खाना, आपके प्रोग्राम्स में कितनी दफा आई हूँ, सिर्फ यही डिस्कशन होती थी। तो ये जो बैठे हुए हैं इनसे जरा पूछे कि जब जज ने कहा कि जी पिछले सारे 25-30 पुराने सालों की सारी तोशा खाना की गिफ्ट्स क्या आएगी, इन्होंने अपना केस क्यों विड्रॉ कर लिया? इन्होंने अपना केस ही वहां से विड्रॉ कर लिया, नंबर 1। नंबर 2, जब आप कह रहे हैं इस्तीफों का, आप सोचें कैसी कैसी हमने अब इनको ऐसा इनको सज्जी दिखा के खब्बी मारी है ना, कि ये हर चीज जो हम चाहते थे इन्होंने कर दी। अब जब कर दिए, अच्छा आप चाहते थे कि ये इस्तीफे ऐसे कबूल करें? मेरी बात सुने, भाग स्पीकर भाग, और भाग सारे ये इंतखाबात से भाग रहे हैं। आपको पता है आज ये जा रहे हैं कि इन्होंने इलेक्शंस करवाने ही नहीं है। आज आपके चैनल ने बताया कि जी ये सोच रहे हैं कि अदालत के पास जाके, क्योंकि मर्दमशुमारी नहीं हुई तो इलेक्शंस को इल्तवा में डाल दें। ठीक, ये सारे यहाँ इकट्ठे एस्टैब्लिश। आपने इतने अदवार देखे हैं, इतनी तारीख देखी है, आपने नशेबो फराज देखे हैं, आपके सामने पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप भी रही है, जमहूरियत भी रही है, और भी रिजीम्स रही हैं। कभी भी जमहूरियत में पार्लियामान ऑपोजिशन के बगैर चलती है या चलाई जा सकती है? इसकी कोई नजीर मिलती है? नहीं, पार्लियामान ही क्या, पार्लियामान की जमहूरियत की माँ है। ये जो आइन है ये पार्लियामान की ही हमारी मरहून मिन्नत है, और पार्लियामेंट नहीं दी है। तो मुझे ये नहीं पता कि आपका मतलब क्या है कि पार्लियामान मौजूद नहीं है या पार्लियामान क्रिपल्ड है या फंक्शन डिसफंक्शनल है। मुझे मैं कोई कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता। वक्त जब हम इस्तीफों की बात कर रहे हैं और जिस तरीके से पार्लियामेंट के बगैर जमहूरियत का तस्वर नहीं है, जमहूरियत के बगैर पार्लियामेंट का तस्वर नहीं है। ठीक, लेकिन जिस तरह इस्तीफे कबूल हो रहे हैं, पहले हम अना देखते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अब हम अना देख रहे हैं पीडीएम की, ये दुरुस्त है? ये मुल्क के हक में जाएगा इस तरह? और ना तो मैं किसी की भी नहीं देख रहा हूँ, डिसीजंस किए पार्टियों ने अपने अपने वक्त में। और ना से ज्यादा उनकी पॉलिटिकल मूव थी। तहरीक इंसाफ ने यह समझा था कि इस्तीफे दे के वो इनको प्रेशर में ले आएंगे। पता नहीं वो जो हासिल करना चाहते होंगे, तो दिलीप अब्बास साहब तो मुतमईन है कि उन्होंने हासिल कर लिया। जो कोई वो खबी मारी या सज्जी मारी, और सज्जी मारी खबी मारी, उसके लगता तो ये है कि वो जो हासिल करना चाहते हासिल कर चुके। इमरान खान को मेरा नहीं ख्याल कि मैं पाकिस्तान की तारीख में इतनी अच्छी पॉलिटिकल प्लेसमेंट किसी की देखी हो कि वो 2 सूबों में उसकी हुकूमत हो और वो असेंबली में ना देते तो अपोजिशन लीडर होते, और ये पॉपुलैरिटी जो है इस वजह से उनकी कम नहीं होनी थी, या बढ़ सकती थी या यही पॉपुलैरिटी रह सकती थी। तो उन्होंने उसको भी लात मार दी और दोनों असेंबलियों को भी लात मार दी। और उसके बाद अगर इनके यहाँ इत्मीनान है और ये समझ रहे हैं कि बहुत अच्छी मूव की है कि आज जो असेंबली हैं एक के बारे में उन्होंने तय, जो हुकूमतें एक के बारे में उन्होंने तय कर लिया है जी कि पंजाब में उनके दुश्मनों को हुकूमत दे दी गई है, और दूसरा उन्होंने केपी के अंदर चलो न्यूट्रल आ गए, उनकी अपनी हुकूमत चली गई है। तो मुझे तो इस सियासत की समझ नहीं आती, क्योंकि मैं अगर कोई सियासत प्लान करता तो हो सकता फ़र्क करता, लेकिन वो मैं करता। तहरीक इंसाफ को ये लगा खाती है। बाकी जनाब जब उन्हें इस्तीफे दिए हैं तो ये स्पीकर का प्रेरोगेटिव है, सही किया गलत किया, अखलाकी तौर पे उसकी गुंजाइश बनती थी नहीं बनती थी, इस बहस में जाए बगैर तो इस्तीफे इन्होंने दिए, उन्होंने कबूल कर लिए। इनका ख्याल था कि इस्तीफे कबूल करने के बाद शायद वहाँ पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। सिस्टम आज भी काम कर रहा है, असेंबली आज भी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट भी उसे तस्लीम करती है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के नज़दीक सुप्रीम कोर्ट के नज़दीक सॉरी ये बिजली आ जा रही है,
ठीक तो है, इसलिए लोगों कोई को पता बात है नहीं इस बात हफीजुर में कि साहब, मैं सरकार समझ सकती हूँ तो हाँ मेरे जी, मुल्क का हाल है। आप अपनी गुफ्तगू जारी रखिए, कोई मसला नहीं है। तो एनीवे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है जी कि पार्लियामेंट के, बल्कि उन्होंने सरजनश की एक लिहाज से तहरीक इंसाफ की कि आप पार्लियामेंट में जाएं। अब ये 40 है, जब जाना चाहते थे तो मेरा ख्याल में वो भी इनकी गलती थी। जब वो कहते हैं ना कि जब उसको कायम रहना चाहिए था उन इस्तीफों के ऊपर, फदीम को आखिर में क्या ख्याल आया, अगर वो ये समझते थे कि जी कल को हमारा एक दो चीज़ों के लिए जाने का इम्कान था कि जब ये असम्बली डिजॉल्व हो तो हम जो हुकूमत कायम करने के लिए जो निगरान हुकूमत हो वो कॉन्सेंसस से बने, तो पंजाब में देख लिया, पंजाब में वो मौजूद थे, हुकूमत भी उनकी थी, और फिर भी वही बना जो उनके नज़दीक इमरान खान साहब ने उसके खिलाफ पूरा एहतजाज लॉन्च किया है कि उनकी मर्जी का बंदा नहीं बना। तो क्या गारंटी है कि आगे नेशनल असम्बली में बनेगा? फिर ये देखा जाए कि तो ये हकीकत इमरान खान साहब पे तहरीक इंसाफ की क़यादत पे कब से आया हुई कि ये उनको मिलेगा जो है कि ये बनना था। ये तो पहले दिन से उनको ज़हन में रखना चाहिए था कि आप असम्बली में बैठते तो ये सहूलत उनके पास रहनी थी। फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है तो वो भी अगर मिल जाए तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो मुझे कुछ समझ नहीं आई कि क्या करना चाहते थे। अगर वो ये करना चाहते थे कि वहाँ जाके हम खेलेंगे, जैसे खेलने की आदत है कि मरासले से खेलेंगे, फिर अलवी साहब और मैं जो है नोटिफिकेशन पे खेलेंगे COS के जब आना था, और फिर ये कि असम्बली में अंदर जाके खेलेंगे, तो फिर हर दफ़ा आपको आपकी मर्जी का नहीं मिलता, हर दफ़ा बल्कि नाकामी होती है। खसूसन आपने देखा है कि 26 नवंबर को किस करो फर से आए थे COS की अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए। एक महीना खान साहब ने तकारीर की, लोगों का हल्फ लिया, पता करोड़ों लोगों से हल्फ लिया, क्योंकि उनके नज़दीक अगर उन्होंने 35-40 जलसे किए और बकौल उनके हर जलसे में 1 लाख बंदा था, तो 3.5 करोड़ बंदा जो है वो कम अज़ कम होना चाहिए था उन जलसों के अंदर, या जितना भी जिन्होंने हल्फ दिया कि हम जलसों में भी जिहाद भी करेंगे और 26 नवंबर को आएंगे। लेकिन वो अगर नहीं आ सके और नहीं पब्लिक आ सकी, जिसका शामिल कुरैशी और खान साहब ने अपनी तकारीर में एतराफ़ किया कि हमारे काफिले रोके गए, पता नहीं कब पंजाब में रुके थे या KP में, और KP की हुकूमत ने रोके थे, पंजाब की हुकूमत नहीं, क्योंकि आना रावलपिंडी था, रास्ते में कोई ऐसा को हॉस्टाइल गवर्नमेंट नहीं थी। और फिर वो उसके बाद जब आके और खान साहब ने भी कहा कि बहुत सारे लोग यहाँ पहुंच नहीं सके, तो वो कमाई थी लोगों की, या वो नहीं आए थे जो 25 मई 2022 को भी नहीं निकले, और आगे फिर 26 नवंबर 2022 को भी नहीं निकले। खैर एनीवे, सियासत में मेरा ख्याल है कि मेरे नजदीक तहरीक इंसाफ जो है बुरी तरह चुंगल में फंस गई है, और पहली भी जो सियासत कर रही है उसके अंदर मेरा ख्याल है कि समहाउ, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन समहाउ उनके अंदर शरायत कर गई हैं बहुत सारी चीजें जो कि फायदा देती हैं उनके मुखालफिन को या उनके दुश्मनों को। उनका दुश्मन चूंकि नंबर 1 ये है एस्टेब्लिशमेंट, जिसका वो पहले बर्मला इज़हार करते थे, बाद में कभी कभी वो बैकफुट पे चले जाते हैं। और अब भी जो मोहसिन नकवी के खिलाफ ऐलान जंग का मतलब ये है कि वो उन्होंने उसी तवज्जो इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ की एक मोहसिन नकवी पे कर ली है, जिसका मुझे तो पिछले 20-22 साल से निगरान वजीर आजम कौन था, वजीर आला कौन थे, खुदा गवाह मुझे तो किसी का इल्म ही नहीं है सिवाय नजम सेठी साहब 35-55 की वजह से मुझे याद रह गए। इतनी ये बेनाई से पोजीशन होती है, तो कोई रोल नहीं होता कि वो RTS ने बैठना या नहीं बैठना, ये मोहसिन नकवी ने या हसन अस्करी साहब ने नहीं तय करना था। तो क्राइसिस ये है कि पति वो सियासत कर रहे हैं और उसमें कामयाबी हो। बाकी ये बातें ये है कि जी आपने बिल्कुल राइटली का दिलीप अब्बास साहबा जो है वो बजाय इसके इश्यूज को एड्रेस करती, वो क्यों चली गई आपके सवाल के जवाब की बजाय इसहाक डार को, क्योंकि उन्होंने सोचा ये वीक एरिया में वहां पे जाके बात करूं, क्योंकि अब पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग पॉइंट तरीके इंसाफ के लोगों को बड़ी मुश्किल से दलील खड़ी करनी पड़ेगी, जिसके अपने लोगों को भी वो हौसला दे और उनकी हौसला मंदी हो और बाकियों को भी दे और जवाब भी मुअस्सर दें ताकि दूसरा बंदा पिछाड़ा जाए। ठीक है, हमें कोई जवाब देना नहीं हफीजुर, हमारा काम है सवाल करना, तो हमने वो करते। लेकिन जो निगरान वजीर आला पंजाब पर तहफुजात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्या वो उसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे और क्या हुकूमत ने तैयारी कर रखी है? एक ब्रेक के बाद वेलकम मलिक और साहब, फरमाइएगा कि फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब से कुछ देर पहले और उन्होंने कहा कि जो तकर्रुर हुआ है निगरान वजीर आला पंजाब का, उसके खिलाफ हम अदालत जाएंगे। आप लोग क्या इरादा रखते हैं?
देखें, वो बड़ी खुशी के साथ जाएं। मैंने तो पहले भी कहा है कि बड़े तज्जुब की बात है कि उनकी एक, अगरचे वो एक जो परवेज़ इलाही साहब जिस हुकूमत के वज़ीर आला थे वो इमरान खान साहब की पार्टी की हुकूमत थी, और वो अगरचे एक मुतनाज़ अदालती फ़ैसले के ज़रिए चीफ मिनिस्टर बने थे, लेकिन इसके बावजूद बहरहाल उनकी पार्टी के थे, उस असम्बली को तो तोड़ा है। मतलब है कि असल बात करने का मकसद ये है कि ये बंदा जो है ये पाकिस्तान की सियासत में खिलवाड़ चाहता है, पाकिस्तान की सियासत में इंतशार चाहता है। यही वजह है, आप हैरान होंगी कि जिस साजिश का वो जिक्र किया करते थे कि मेरी हुकूमत अमेरिका ने ख़त्म की एक साजिश के ज़रिए, फिर कहा मेरी हुकूमत स्टैब्लिशमेंट ने ख़त्म की, फिर कहा मेरी हुकूमत जो है वो फलां ने ख़त्म की, अब बात घूम के इधर आ गई है कि मेरी हुकूमत मोहसिन नकवी ने ख़त्म की। अब मोहसिन नकवी साहब भी जो हैं वो उस साजिश का हिस्सा हैं जो कि इमरान खान की वफाक में हुकूमत ख़त्म हुई है उनके बकौल। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि खान साहब का कोई नफ्सियाती डॉक्टर के साथ सामने कोई उनका मुलायदा करवाना चाहिए उनको। मेरा ख्याल है कि वो बड़े डिप्रेशन का शिकार हैं और उसमें अजीबो गरीब हरकतें कर रहे हैं और अजीबो गरीब बयानात दे रहे हैं। असल बात यह है कि खान साहब जो हैं वो बड़े परेशान हैं। उनको वफाक से बहुत ज़्यादा, जब वो बरसर इक़्तिदार थे तो आपको पता है कि वो फॉरेन फंडिंग केस, फिर चीनी आटा केस, फिर BRT पिशावर केस, फिर सुनामी ट्रीज़ का किस्सा, फिर हत्ता के कोरोना का फंड भी खा गए जो बाहर से आया था। ये तो कहते थे कि हम इतने अरब की वो ग्रांट्स लेकर बाहर हम आएंगे, इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी, इतने लाख घर मिल जाएंगे, इतने करोड़ नौकरियां दे देंगे, इतनी महंगाई ख़त्म कर देंगे। ये वो वज़ीर आज़म है जिसने 115 रुपए और 100 रुपए वाले डॉलर को 200 रुपए पर पहुंचाया था। ये वो साबिक वज़ीर आज़म थे जिन्होंने 40 रुपए वाली चीनी जो है वो 140 तक डॉलर तो अब भी काबू में नहीं है। मेरी गुजारिश सुन लेना, 5 रुपए यूनिट जो जिम्मेदार को बिजली का यूनिट मिलता था 25 रुपए तक इन्होंने पहुंचाया था। आज इनसे पूछ लें तो ये कहेंगे भाई ये महा के चोर, महा के करप्ट लोग, और आज इनसे पूछें तो ये कहते हैं कि जनाब ये जो सारी मईशत है ये तो 8 महीने में खराब हो गई है। भाई हमने ये बता दें मोहसिन नकवी साहब का नाम जो है वो नून लीग ने दिया था या पीपल्स पार्टी ने दिया था, ये बता दें। चले किस चीज का? सॉरी, मोहसिन नकवी साहब का नाम जो है वो पीपल्स पार्टी ने दिया था, जरदारी साहब ने दिया था या नून लीग ने दिया था? देखें, ये जाहिर है कि ऑपोजिशन लीडर की तरफ से आता है आईनी तौर के ऊपर, और जाहिर है उस पर इत्तेफाक नहीं हुआ। एक आईनी प्रोसीजर है, जब आपस में इत्तेफाक नहीं हुआ तो मामला इलेक्शन सर नाम कहां से आया था? नून लीग ने दिया था, पीपल्स पार्टी ने दिया था? ये मुशावरत के बाद ही दिया गया था। नून लीग जाहिर है कि मतलब है कि कहीं और से तो नहीं आया था ना, मरकज में भी इलाकी जो इल्जाम लगा रही है पीटीआई आप पे। नहीं, जाहिर है तो वो फिर पीटीआई के, इसका मतलब ये है कि हट के निगरान वज़ीर आज़म परवेज इलाही को बना। भाई परवेज इलाही कहते, मैं हैरान हूं कि परवेज इलाही साहब अब उम्र के इस हिस्से में जो हैं वो जिस तरह से खालिद साहब ने कहा है वो अपने रिश्तेदारों के भी खिलाफ हो गए। परवेज इलाही साहब को तो खुश होना चाहिए कि उनके एक करीबी रिश्तेदार को जो है वो वज़ीर आला, इससे और करीबी क्या रिश्ता हो सकता है जो वज़ीर आला लगा। और दूसरी बात यह है कि मोहसिन एक क्रेडिबल नाम है। ठीक है, आपको पता है कि जिस तरह से अभी न्याजी साहब भी फरमा रहे थे कि ये मतलब है अली बाबा साहब, ठीक है अली गौर साहब, अली बाबा साहिबा क्या आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं कोर्ट जाने का? बात ये है, मैं आपकी फरवा, मैं आपकी वसातत से पूछूंगा। आप इनसे सवाल कुछ पूछती हैं, ये जवाब कुछ देती हैं। आप इन्हें बताएं, ये तोशा खाना का पूछ रही थी, इन्हें बताएं कि अरबों रुपए के हीरे और डायमंड की ज्वेलरी जिसकी आपने वैल्यूएशन कम करवाई, आपने सिर्फ घड़ी चोरी नहीं की, आपने अरबों रुपए चोरी किए हैं तोशा खाना के, और आज भी आपका केस अदालत में है। और आप हम पर इल्जाम लगाते हैं जब आप 3.25 साल थे तो हमारा ले आते ना, किसने रोक रखा था जब झूठे मुकदमात नैब के जरिए बनवा रहे थे? और वो जो आपके एहतसाब खान थे, वो क्या नाम है उनका, वो जो शहजाद अकबर साहब किधर हैं? ठीक है अली गौर साहब वो सुन सकती है, उनके पास इक्विपमेंट्स मौजूद है, वो आपको सुन रही है। मेरा सवाल पूछने का ये मकसद नहीं है कि लड़ाई हो जाए यहाँ पर, लेकिन अली अब्बास साहिबा क्या करने जा रहे हैं आप? कोर्ट जा रहे हैं, क्या इकदाम करेंगे आप? क्या कर सकते हैं? अब तो तकर्रुरी हो गई। देखिए फरवा बड़ा क्लियर है, हर लिहाज से, कानूनी लिहाज से, आईनी लिहाज से, सियासी लिहाज से और इखलाकी लिहाज से, ये जिसको कहते हैं ना कि अपने मुंह को काला करने वाली बात है।
एक ऐसा बंदा जिसने एफिडेविट दिया हुआ और आपके टीवीओ ने सबने दिखाया, जिसमें उसने कहा कि हाँ मैंने करप्शन की, मैंने 3.5 मिलियन रुपीस की करप्शन की, मैं मानता हूं, ये मेरा एफिडेविट है और ये इस बंदे से मैंने लिए, और वो सारा उसने एडमिट किया। ठीक है, करप्शन उसका रिकॉर्ड है। अच्छा, उसके बाद 2016 का जो सुप्रीम कोर्ट का केस है, उसके अंदर कोई भी ऐसा शख्स जो वॉलंटरी रिटर्न्स में, यानी जो मान जाए, कन्फेशन करे, एतराफ़ करप्शन कर ले, उसके लिए एतराफ़ जुर्म कर लिए, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हो सकता। नंबर 1। नंबर 2, ये जो सारा कॉन्सेप्ट है कि जी आपने एक इंटरिम चीफ मिनिस्टर रखना है, वो है जी गैर जानबदार, ना मेरी पार्टी के ना उसकी पार्टी का। अब आपको पता है कि जो मोहसिन नकवी साहब है, उसके बारे में आपने भी वो वीडियो दिखाई, सबने दिखाई, कि जी खुद कह रहे हैं जरदारी साहब के ये मेरा बच्चा है। आप अगर ये इनके बच्चे हैं और ये इनके जिसको कहते हैं बड़ी ओपनली थ्रू आउट, ये जितना भी इनका बिजनेसेस हैं, इनकी बाकी जो इनके चैनल्स हैं, वो बड़े ओपन हैं इस बारे में कि वो जरदारी साहब के नैरेटिव को प्रमोट करते हैं। तो उसके बाद मुझे बताएं कि कोई इखलाकी कानूनी जवाज रह जाता है, उसकी बजाय तो आप जरदारी साहब को रख लें, या बेहतर यह है कि उजैर बलोच को रख लें, बिकॉज उजैर बलोच पे भी 64 मुकदमे हैं, जिसमें से मेरे ख्याल 40 इन्होंने माफ करवा लिए हैं। तो एक तो ये सारा आईनी, इखलाकी और ये उसका जवाज है। हाँ, मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला, मेरे कॉलीग हैं, कि इन्होंने केस क्यों इतना ज्यादा इनके पास तोशा खाना पे था, तो इन्होंने अपना केस विड्रॉ क्यों कर लिया अदालत से? ये सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला। ये मैं अली साहब से उनकी बारी पे पूछ लूंगी, लेकिन मैं आपसे फिर रिपीट सवाल कर लेती हूँ कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि हमाद अजहर साहब ने भी थोड़ी देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उन्होंने, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, उन्होंने कहा कि जमहूरियत में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाएंगे जब हम आएंगे। ये इतना आसान काम है आर्टिकल 6 लगाना किसी पर भी? देखिए, दो चीजें हैं। आज आपको पता है कि वो जो साइफर पे समाअत करनी थी, तो वो जज साहब विड्रॉ कर ली। हाँ, उन्होंने माजरत कर ली। अब जिस किस्म का प्रेशर डाला हुआ है और उसकी वजह से अभी तक जितना 9 महीने में हुआ, और मैं एक अदना सी उसमें हूं कि मेरे पे 7 केसेस किए गए, 4 दहशतगर्दी के और 1 कत्ल का केस मेरे पे। तो आप सोचें कि जो असल दहशतगर्द थे वो आपके सर पे आ गए, दहशतगर्दी बढ़ गई, और आप मेरे जैसे लोगों को जिसको कहते हैं वो दहशतगर्द करार दे रहे हैं। तो जब इन्होंने ये इस्तेमाल करने हैं ये सारे, इन्होंने गोलियां मारी। खान साहब एक लीडर हैं, एक लीडर होता है जो जान दे के वहां रहता है। इन्होंने गोलियां मारी, हुकूमत ने गोलियां मारी खान साहब को? वो गीदड़ होता है। नवाज शरीफ इसकी वजाहत कर दें। गोलियां आपने कहा इन्होंने गोलियां मारी, किसने गोलियां मारी? जी 3 नाम हमने दिए। आप सोचें कि एक एक्स वजीर आजम है, उसने 3 नाम दिए, ठीक, और उसके अभी तक FIR रजिस्टर नहीं हुई। ठीक है, लेकिन वो वजीर आला आपके थे, परवेज इलाही साहब वजीर आला आपके थे, जहां ये वाकया वो पंजाब में होता है। हफीजुल इलाही साहब, इतना आसान है? मुझे तो पूछते हुए भी थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस हो रही है। इतना आसान है किसी पर भी आर्टिकल 6 लगा देना, या हम हुकूमत में आएंगे तो हम बदला लेंगे, ये इतना आसान है? गो कि वो दोनों साइड्स की बात कर रही हूं मैं तो कह रही हूं, इसीलिए हमने कहा है कि आप ओपन इन्वेस्टिगेशन करें और जो आता है उसको सजा दें। ठीक है, साइफर, ठीक है। हफीजुल्लाह नाजी साहब, देखिए जी, क्राइसिस ये है कि बेबसी तो आपने देख ली है ना, कि आपने हुकूमत अपनी थी, पंजाब के अंदर वज़ीर आला अपना था, और साबिक वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि एक DPO जो है मुझे डिफाई कर रहा है, और DPO वहाँ बैठा है। तो फिर उन कहते हैं कि मुझे 3.5 साल के अंदर जो मैंने वो गुजारे, अगर मुझे वैसी हुकूमत मिली तो नहीं लूंगा, लेकिन वैसी हुकूमत पंजाब में मिली हुई है और वो करने पे राजी हैं, रजामंद हैं, और वो कोई यार नहीं है। दूसरी बात यह है कि जी मैं कोई जो है एडवोकेट किसी का नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन जो गलत बात है, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे जेब देता है कि मेरे सामने गलत बात हो। पहली बात यह है कि 2 डिफरेंट चीजें हैं, एक कहते हैं प्ली बार्गेन और एक है वॉलंटरीली रिटर्न। अब इसमें देख लें कि 2008 या 2009 में हारे स्टील के
अफजल साहब के अकाउंट्स में पता चला कि 35 लाख उन्होंने कर्जा दिया हुआ है एक मोहसन नकवी नामी शख्स को। तो उन्होंने जब अदालत में लिया तो मोहसन नकवी साहब ने चेक दे के उनसे रसीद लिखा दी कि उन्होंने कर्जा वापस कर दिया। अब इसको आप देखें, ये बात चैलेंज के साथ कही गई है। तकलीफ ये होती है कि इमरान खान साहब जो कि इंतहाई सादा आदमी हैं और जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि उनके जो साथ लोग हैं वो सिंसियरली उनके साथ हैं। मेरा अपना ख्याल है कि असेसमेंट है कि वो सिंसियरली उनके साथ नहीं है, वगरना उनको जो कई दफा इतने बड़े फोरम पे उनको लाखों लोग सुन रहे होते हैं तो उन जेब नहीं देता कि वो फैक्चुअली कोई बात गलत करें। उनके अपने फॉलोअर्स के ये जो करीबी जो इंपॉर्टेंट साथी हैं उनको चाहिए कि बताएं कि जी ये फैक्चुअली सही है, ये फैक्चुअली सही नहीं है। अब हर बात के ऊपर आपके पास गुंजाइश नहीं बनती बार बार कि मेरे पास इख्तियार नहीं था, मुझे बिल्कुल मैं होश में नहीं था, मुझे इन्होंने 18 अगस्त 2018 में हुकूमत दे दी, फिर मुझे होश ही पता ही नहीं चला, जब मुझे पता चला मेरे से वारदात हो गई है। अब कोई एक्सक्यूज नहीं रहा। फिर उसके बाद आपने अगर अपने गलत कार्ड्स खेले हैं, आपको सारी चीजों के जवाब देने हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि जिस मिल से नवाज शरीफ साहब गुजरे हैं, अनफॉर्चुनेटली अगर उस वक्त इमरान खान साहब को असूली स्टैंड ले लेते और इक़्तिदार की लस्ट में आके उनको अंधा ना होते तो आज वो इससे शायद निकलते तो उनके साथ भी खड़ा होता। अब उनको वो सारे प्रोसेस से गुजरना है, उनको नाअहल भी होना है। उनके ऊपर 64 मुकदमों का जिक्र कर रहे हैं दलीप साहबा। इमरान खान साहब पे अल्लाह ना करे लेकिन 128 मुकदमे भी चलेंगे और उसके बाद उनको जेल में भी जाना है, उनको पार्टी सदारत से अलग भी करेंगे। खुद वो बता चुके हैं कि ये मेरे साथ होने वाला है, अपने करीबी साथियों को भी और मीडिया के ऊपर भी। और ये चैनल मैं तो पीट रहा हूं कि इमरान खान साहब को आर्टिकल 10A के तहत फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। किसी मॉनिटरिंग जज को यह इजाजत नहीं होनी चाहिए कि बगैर ट्रायल के वजीर आज़म पाकिस्तान को उठा के घर भेज दें। यह तमाशा खत्म होनी चाहिए। मैंने तो नवाज शरीफ साहब को जेल में जाकर कहा था कि 2 साल बाद ये इमरान खान साहब यही बैठा होगा जिस जगह आप जेल में बैठे हैं, लेकिन आपने मोहरा नहीं बनना जिससे इमरान खान साहब मोहरा बने हुए हैं। अब बात यह है कि अगर आप लोग किसी कोई असूल बना ले, नाप तोल का कोई इशारी निजाम बना ले, जो चीजें यही बातें अगर जो खुद कर रहे हैं अगर ये नवाज शरीफ करता तो आया आपको ग्रां गुजरिया या नहीं गुजरी? साहब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, बड़ी विद ड्यू रिस्पेक्ट माजरत के साथ ब्रेक एक लेंगे, यहीं कंटिन्यू करेंगे जहां से आपकी बात रुकी हुई है और यहीं से सवाल भी करेंगे अपने बाकी दोनों मेहमानों के साथ। एक ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने कुछ बातें की हैं और बड़ी संजीदा बातें हैं। अली गौहर साहब, क्या आप लोग वाकई संजीदगी के साथ वही सब कुछ देखेंगे और उन्हीं रास्तों में से गुजारेंगे इमरान खान साहब को कि जिन रास्तों में से मियां नवाज शरीफ साहब कभी गुजरे? देखिए, बात यह है कि हम कतई तौर के ऊपर जो है वो विक्टिमाइजेशन पर यकीन नहीं रखते, लेकिन कुछ ऐसे हकायक ज़रूर हैं फरवा जिसका के इशारा हफीजुल्लाह खान साहब ने भी किया है और मैं उन पर आपको थोड़े से वक्त में खुली वजाहत कर देता हूं। देखें, जो इमरान प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था वो एक हंसता बसता पाकिस्तान था जिसके खिलाफ असल में साजिश की गई थी। वो साजिश पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ थी, वो साजिश पाकिस्तान की मईशत के खिलाफ थी, वो साजिश पाकिस्तान की सियासत के खिलाफ थी, वो साजिश पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ थी। गुजारिश ये है कि उसके जो मोरे कुछ लोग जो कि जिनका कि बिल्कुल हफीजुल्लाह खान साहब ने ठीक बात की है कि जिसका सरगुन्ना या जिसका मोरा जो थे वो इमरान अहमद न्याजी साहब बने, चूंकि वो इसके बेनिफिशरी थे और यही वजह है कि वोट चुरा कर उनको बिठाया गया। उसमें बिल्कुल जो लोग उसमें शामिल थे जिनका मियां नवाज शरीफ साहब भी जिक्र कर चुके हैं, जिसमें साकिब निसार शामिल था, जिसमें रिटायर्ड जनरल फैज शामिल था, जिसमें बाजवा साहब भी उसमें सहूलतकार थे। तो गुजारिश ये है कि जब तक हम अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे पाकिस्तान, लेकिन अली गौहर साहब उनका मानना ये है कि एनआरओ तो आप लोगों को मिला है, बाजवा साहब ने तो आप लोगों को फैसिलिटेट किया। वो देखें हमने तो एक जमहूरी तरीके के साथ अदम एतमाद किया है और एक गैर जमहूरी हुकूमत को जमहूरी तरीके के साथ हटाया है। अभी तो हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और इलेक्शन आने वाले हैं, लेकिन गुजारिश करने का मकसद है अगर हम अपनी पुरानी गलतियों का एतराफ किए बगैर, अगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किए बगैर, अगर उनके जिम्मेदारों का तयन किए बगैर और उनको सजा दिए बगैर
आगे बढ़ जाएंगे तो फिर इसका मतलब है कि हम अपनी गलतियों को सुधारना नहीं चाहते। यानी आप इशारा कर रहे हैं कि अगर कोई मुजरिम मोहरा नंबर बना 1 है और इमरान वो नियाज़ी मोहरा को भी इमरान कटहरे में खान आना साहब बने हैं, तो पड़ेगा उनको सजा मिलनी और चाहिए। इनके साथ साथ बाकी इनके सहूलतकारों को भी उस कटहरे में आना पड़ेगा, अवाम के कटहरे में भी आना पड़ेगा, अदालत के कटहरे में भी आना पड़ेगा। ठीक। और माजरत के साथ हमारी जुडिशरी की भी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान में जो है जमहूरियत के लिए, इंसाफ के लिए, वो इंसाफ के तमाम तकादे पूरे किए जाएं। अभी कुछ दिन पहले देख लीजिए, इमरान नियाज़ी साहब ने एक खातून जज को धमकियां दी, दहशतगर्दी का मुजाहरा किया और ठीक है। उसमें भी खान साहब को रिलीफ मिला। एक तरफ नून लीग के वो लोग थे जो 5-5 साल के लिए तौहीन अदालत में जो है नाअहल हो गए, यूसुफ रजा गिलानी जो था उसकी वजारत उज़्मा छिन गई, तो कौन जिम्मेदार है और इसकी ठीक है, इस्लाह लेकिन कौन लेकिन करेगा? अफसोस के और साथ आगे की बीइंग तरफ अ कौन पाकिस्तानी, बढ़ेगा? बीइंग अ पाकिस्तानी, लिहाजा विद ड्यू इन रिस्पेक्ट चीजों का सर, मुझे ये कहना एहतसाब पड़ रहा है कि जरूरी हमारा इन एक लोगों भी को वजीर आजम, जरूरी हमारे है। मुल्क में एक भी वजीर आजम ने पूरा इक्तदार नहीं देखा और उसमें इमरान खान साहब का भी नाम शामिल है, जो कि नहीं होना चाहिए था। इसमें मैं सेकंड करूंगी कि नहीं होना चाहिए, आईनी तरीके से जमहूरियत चलनी चाहिए। अंदली बाबा साहबा, आप लोगों को ये खदशा है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ये खतरा मंडलाता रहेगा कि जब तक मामला ठीक नहीं होंगे, आप लोग जहां मामला ठीक करने हैं वहां नहीं हो रहे तो इनके साथ ही बात कर लें, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। देखिए, पहले तो ये मतलब मैं हैरान हूं कि ये मेरे साथी बैठ के यहाँ ये मतलब इससे बड़ी सिलेक्टेड कौन सी गवर्नमेंट होगी? मुझे बताएं, वो जो एस्टैब्लिशमेंट के 13 बंदे निकाले हैं तो ये 2 दिन नहीं चल सकते, ये 2 दिन नहीं चल सकते। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, मैं जरा फैक्ट्स करेक्ट कर लूं, मैं हमेशा फैक्ट्स के ऊपर बात करती हूँ। जब मैंने बात की कि मोहसिन नकवी साहब ने इत्तराफिक करप्शन किया है, तो मेरे पास ये वो डॉक्यूमेंट है, मेरे ख्याल है सबके पास है वो, मैं पढ़ के सुनाती हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने कहा है कि विद फ्री कंसेंट, विदाउट कोर्जन, बगैर दबाव के, अनड्यू इन्फ्लुएंस, आई वॉलंटरली कमिट and come forward on the commission of corruption and corrupt practices। ये इन्होंने, ये शुरू ही इसी से होते हैं, तो वो खुद कह इसका रहे क्या हैं। मतलब निकलता है, जरा तर्जमा कर दें, मेरी तर्जमा कर दें, कि मुझे तो इतनी अंग्रेजी समझ नहीं आती कि मैं वॉलंटियरली उस कमीशन के सामने आता हूं जिसे करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस जाती है। फिर आगे अब अगला फेरा पढ़े, अब बताएं इसका मतलब करके फिर अगला फेरा बताएं, ताकि हम लोग समझ भी सकें ना। देखिए, जो जब ये पाकिस्तान के लोग बेचारे, उनकी जुबान जो है ना वो ये है नहीं। आप ठीक- बताएं, ठीक है। अगला फिक्रा पढ़े। ठीक है, अदली बाबा साहब प्लीज कंटिन्यू। मैं 4 चीजों पे इनको टोक सकती थी बिकॉज मेरे मुताबिक वो बिल्कुल गलत थी, लेकिन मैं चुप रही। ठीक, मैं सिर्फ ये कहती हूँ, मैं मुझे खत्म तो करने दे बात, अभी तो मैं शुरू, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। मैंने तो बिल्कुल नहीं बीच में किसी के बोली, मैं तो एक सिर्फ बात शुरू कर रही हूं। अच्छा जी, तो उन्होंने कहा जी बगैर दबाव के, बगैर किसी के इन्फ्लुएंस के, मैं ये एतराफ करता हूं कि मैंने करप्शन और कमीशन के सिलसिले में ये पैसे लिए थे, जो कि मैं अब वापस कर रहा हूं। ये लिखा हुआ है। अगर मोहसिन नकवी साहब ने ये नहीं लिखा तो ठीक है, फिर आप जाके सारे जो नैब वाले हैं उनको निकाल दें, उससे पहले निकाल दें, लेकिन ये एफिडेविट पे लिखा हुआ है। नंबर 1, मैं ना उनकी वकील हूं ना मैं कुछ और हूं, लेकिन बहरहाल सबको पता है आप शाह से ज्यादा शाह के वफादार। मैं देखिए ना, 2 बंदे आप बुला लेते हैं, हम तो 2-2, 3-3 बंदे एक जैसे होते हैं, हम तो मुकाबला करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे टाइम तो दे। अगर 2 बंदे आपने बुलाया विद 1 पॉइंट ऑफ व्यू, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दें कि मैं दोनों का, चले टाइम ना दे लेकिन थोड़ा सा जो बंदा आपके मुझे बताएं कि जो बंदा आपसे खिलाफ करेगा वो दूसरा बंदा हो जाएगा। मतलब आप लोगों में इतनी टॉलरेंस नहीं कि कोई बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, आप कहते हो नहीं ये भी वो है, ये भी वही है। ठीक है, इतना इंश्योर ना फील किया करे अपने आप को। ठीक है, प्लीज, आपको एक बात आर्गुमेंट दे रहे हैं, आप कह रहे हैं जी कि 2 बंदे बुला लेते हैं, 10 बंदे बुला लेते हैं, आप अपनी तरीके से फैसले दे रहे हो, गलत तर्जमा थोड़ा सुना रहे हो लोगों के सामने बैठ के, और फिर कह रहे हो मैंने टोका नहीं है। मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि जो आप बात कर रहे हो उसका उर्दू ट्रांसलेशन आपने गलत किया है, अभी मैं कह रहा हूं। ठीक है, ठीक है, यहीं से फिर कंटिन्यू क्या मतलब है? आपका जो वाकिफ है वो भी रखेंगे, अंदली बाबा साहबा के भी रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद प्लीज। नाज़िर साहब, क्या हल है इसका? कब तक सिचुएशन ठीक हो सकती है? पॉलिटिकल बातचीत कैसे होगी? देखिए जी, सब कोई हल नहीं है।
पाकिस्तान जिस कोयकबार में दलदल में है, इस पे इसका ना कसूरवार इमरान खान है ना इनका कसूरवार मौजूदा हुकूमत है। ये 2014 से जो नाटक पाकिस्तान से खेला गया था, सियासत नहीं रियासत बचाओ, और रियासत में कौन सी उस्ताद 2014 में पड़ी थी जब इमरान खान साहब पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा अंपायर की उंगली लेके डी ग्राउंड में पहुंचे थे, और पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में सियासत में अंपायर्स को मुतारफ कराने वाले इमरान खान साहब कसूरवार नहीं है। कसूरवार वो थे जिन्होंने उंगली दी थी इनको अपनी इस्तेमाल करने के लिए, और वो आज तक हम खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं लिख के 2015, 2016, 2017 में लिखा, मैंने कहा ये जो खेल आप खेल रहे हैं फिर पाकिस्तान को इसमें से निकाल के दिखा दें। जब इमरान खान साहब को इन्होंने बड़े ही करो फर्क के साथ 2018 में आरटीएस की धज्जियां उड़ा दी, बिठा उठू के पूरे निजाम के साथ खिलवाड़ करके सुप्रीम कोर्ट सबका इन्होंने मजाक उड़वा के इमरान खान साहब को बिठाया, तो हल नहीं था इनके पास। चुनाचे ये जो उस वक्त जब क्राइसिस आए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अब ये चौथा, जब ये आ रहे थे निगरान हुकूमत, ये जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, तो पहले दिन से कहा था कि मुझे निकाल के दिखा दें आप। इसाक डार साहब को कहा था कि आप छोड़ें, आप एडम स्मिथ को ले आए जाके कब्र से निकाल के इस पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक करके दिखा दे। ये जो मसला पाम कर रहे हैं, ये वो, इससे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक, अब इनका क्राइसिस ये है कि ऐसी बड़ी है कि इन्होंने कहा था कि सियासत नहीं रियासत बचाओ। अल्लाह ताला का ऐसा अजाब आया कि ना आज के दिन पाकिस्तान में सियासत बची है और ना रियासत बच रही है। हम यहां पे अभी तक ये ब्लेम गेम पे लगे हुए हैं। जिन लोगों ने एक दूसरे को बुलवाक होना था, इन दोनों पार्टियों ने या तीनों पार्टियों ने इमरान खान साहब पे बुलवाक होना था, इमरान खान साहब ने इनका बुलवाक होना था। लेकिन इनके जो हम बैठा देते ऐसे लोगों को जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, वो समझते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, मार्केटिंग, ट्रेड, ब्रांड और सियासत। वक्त की किल्लत है, हल पूरे मुल्क के साथ एक मिजाज करके रख दिया पाकिस्तान को। हमने उस मकाम पे पहुंचाया जहां से अब निकालना मुश्किल है। मेरे लिए तो इतनी तकलीफ दे सूरत हाल से मैं दो चार हूं। ना ये इमरान खान साहब के हथियार है, ना ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के हथियार है। पाकिस्तान किधर जा रहे हैं अल्लाह जानता है। ना उन लोगों को जो इनके किसी को लाते हैं, किसी को हटाते हैं, किसी को लाते हैं। एक हुकूमत बता दे 70 साल से जो कि उनकी मर्जी के बगैर आई हो, जो उनकी मर्जी के बगैर गई हो। लेकिन साहब बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, लेकिन तकलीफ दे बात तो आवाम के कि जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, और हम जाएंगे तो जाएं कहाँ। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।